गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, एक प्रोग्राम में यूज कैसे होता है और टाइप कौन कौन से हैं कंस्ट्रक्टर के। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो कंस्ट्रक्टर क्या था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। जो नेम होता है कंस्ट्रक्टर का वही नेम क्लास का होता है। मीन्स जिस नेम से हमने क्लास को क्रिएट किया था, तो जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी हम वही रखेंगे। और दूसरा ये था कि जब कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सिंपल फंक्शन होता है हमारा, उसको हमें कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है कब? जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए उतनी ही टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एक बार कॉल होगा, दो बना रहे हैं तो दो बार कॉल होगा, तीन बनाया था हमने प्रोग्राम में तो तीन बार कॉल हुआ था कंस्ट्रक्टर। तो जब क्लास में ऑब्जेक्ट बनता है, जब क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाती है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो जब क्लास में ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, तो वो मेमोरी भी तो फ्री करनी होगी, उस मेमोरी को भी तो रिलीज करना होगा। अगर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो मेमोरी एलोकेट की गई, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा प्रोग्राम के बाद, तो वो मेमोरी भी तो रिलीज करनी होगी। तो वो काम कौन करेगा? डिस्ट्रक्टर करेगा। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? डिस्ट्रक्टर कर रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको, और जो डिस्ट्रक्टर है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो देखते हैं, जब क्लास में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है। प्रोग्राम के समाप्त होने पर उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज करने के लिए भी अब हमें एक मेंबर फंक्शन की ज़रूरत होती है, और उस मेंबर फंक्शन को डिस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर के टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, उसको मेमोरी एलोकेट की गई थी। तो जब उस ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया, वो प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, तो जैसे ही अगर हम ये कहें कि उस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो ये इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जैसे ही उस स्कोप से बाहर आएंगे वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा और मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। तो वो काम किसका है? वो काम डिस्ट्रक्टर का है कि वो मेमोरी को फ्री करवाए। तो वो डिस्ट्रक्टर भी क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो मेमोरी को रिलीज करने में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, उसी प्रकार जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट को नष्ट कर देता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था तो हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, यूजर को वहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की नीड नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर जो था वो अपने आप कॉल हो रहा था। तो उसी प्रकार क्या हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टर यूज होगा और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो डिस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर जैसा ही होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होते। हमने जो कंस्ट्रक्टर देखा था, कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर पास किए थे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें पैरामीटर पास नहीं होते। बाकी हम क्या कर सकते हैं? पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टर है इसमें पैरामीटर पास
नहीं होते। और डिस्ट्रक्टर में जो नेम लिखा जाएगा वो टिल्ड साइन के साथ लिखा जाएगा। नेम तो वही होगा जो कंस्ट्रक्टर का है, जो क्लास का है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक तो डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होंगे और दूसरा उसका जो नेम लिखा जाएगा वो टिल्ड साइन के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर की तरह ही यूजर यदि किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज करने के लिए चाहे वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिखे या ना लिखे, कंपाइलर क्या करेगा, एक रूटीन द्वारा ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज कर देता है। चाहे यूजर डिस्ट्रक्टर को लिखे या ना लिखे, फंक्शन बनाए या ना बनाए, लेकिन जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज का कंपाइलर है वो क्या करेगा, एक रूटीन बना के उसकी मेमोरी को रिलीज कर देगा। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर के बारे में कि ये भी एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट को नष्ट कर देता है, लेकिन इसमें पैरामीटर पास नहीं होते, टिल्ड साइन के साथ इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर कि हमें जो डिस्ट्रक्टर लिखना है प्रोग्राम में उसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे हम लिखेंगे। तो डिस्ट्रक्टर लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम एक साइन का यूज़ करेंगे, टिल्ड साइन का। बाद में हम डिस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, पहले ये साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्लास नेम। क्लास नेम का मतलब है डिस्ट्रक्टर का नेम, क्योंकि क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम सेम रहेगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो क्लास का नेम है, इसलिए यहाँ पे लिखा टिल्ड क्लास नेम मीन्स टिल्ड के साथ डिस्ट्रक्टर का नेम। और यहाँ पे उस डिस्ट्रक्टर में करना क्या है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो आएगी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट वर्ड लिखा हुआ है उसको कमेंट बना के लिखा हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ सिंटैक्स दिखा रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे यहाँ पे। और जो स्कोप है इस डिस्ट्रक्टर का वो यहाँ से यहाँ तक है। तो जो डिस्ट्रक्टर है उसको टिल्ड साइन के साथ उसी नेम से बनाया जाएगा जो नेम क्लास का है। उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल है हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि हमने पिछले कई प्रोग्राम में नेम स्पेस को यूज़ किया है तो यहाँ पे भी वही सेम रहेगा। उसके बाद हमने क्लास कीवर्ड से एक क्लास बनाई है। क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, क्लास कीवर्ड। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज हुआ। और उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट, क्लास का नाम हम अपनी मर्जी से देते हैं, तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम दिया है स्टूडेंट। उसके बाद हमने लिखा, यहाँ से क्लास के जो है वो बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है जो नीचे जाएगी। यहाँ पे इंट ए जो डेटा मेंबर है वो इंट ए बना दिया। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। इसका जो एरिया है वो कौन सा है, प्राइवेट एरिया है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, अगर हम ये वहाँ पे नहीं डिक्लेयर करते कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट माना जाता है। तो यहाँ पे इंट ए जो है वो प्राइवेट रहेगा। उसके बाद पब्लिक सेक्शन स्टार्ट हुआ और पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाया है। दोनों का नेम सेम है, नेम स्टूडेंट है, इसका नेम भी स्टूडेंट है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तो ये है कि यहाँ पे ये साइन यूज हुआ है जो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में सिंपल लिखा जाता है, क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में टिल्ड साइन होता है।
नेम सेम है दोनों का, स्टूडेंट है, यहाँ पे भी स्टूडेंट है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास नहीं हो सकते और जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पैरामीटर पास किए जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमेंट में कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर। ये जो हम डबल स्लैश यूज कर रहे हैं ये यूज होता है कमेंट डालने के लिए। और कमेंट में हमारे पास एक तो ये डबल स्लैश वाला यूज होता है और एक होता है स्लैश स्टार, उसके बाद कमेंट जो भी लिखना है और उसके बाद स्टार स्लैश। तो ये जो है डबल स्लैश वाला ये सिंगल लाइन के लिए यूज होता है और ये वाला जो है ये मल्टीपल लाइन के लिए यूज होता है। अगर हमारा कमेंट मल्टीपल लाइन में जा रहा है, एक लाइन में वो नहीं आ रहा, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल लाइन में आ रहा है तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो हम कमेंट को दो टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर देखते हैं। स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, इंट टाइप का x यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया। इसका जो स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और लास्ट में फिर हम क्लोज करते हैं उसको। यहाँ पे एक जो वेरिएबल था, डेटा मेंबर a था, तो a में असाइन हुई x की वैल्यू। जो वेरिएबल राइट साइड होता है वो असाइन हो जाता है लेफ्ट साइड को। तो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स में जो वैल्यू होगी वो a में चली जाएगी। और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा दी सी आउट के थ्रू, कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। कि स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आएगा कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। उसके बाद डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर नेम सेम रहेगा स्टूडेंट, लेकिन विद टिल्ड साइन। यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है और यहाँ पे लाइन प्रिंट करवा दी कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में तो क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था और डिस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन लिया हुआ है वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले में क्या करवाया हुआ है, जो ए की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया हुआ है सी आउट। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये डबल कोमास के अंदर है तो ये एज इट इज लिखा आएगा स्क्रीन पे। ए में जो वैल्यू होगी ए की वो आ जाएगी। एंड ऑफ द लाइन, एंड एल है, एंड ऑफ द लाइन। और उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज हो रही है और ये यहाँ पे क्लास का एंड हो रहा है। जो स्टार्टिंग में क्लास के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और सेमीकोलन लग जाएगा तो क्लास का एंड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आया इसमें मेन फंक्शन, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बनाया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, स्टूडेंट क्लास का S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और हमने ये पढ़ा था कंस्ट्रक्टर में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर वैल्यू पास कर सकते हैं। पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो हम दे सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S1 और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जैसे ही S1 क्रिएट हुआ जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो जाएगा और वहाँ पे जो 5 वैल्यू थी वो असाइन हो जाएगी x को। x में यहाँ पे जो इंट x था, जो पैरामीटर था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अब जो 5 वैल्यू थी x की वो असाइन हो जाएगी a को। तो यहाँ पे a को वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। और आउटपुट आएगी कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, क्योंकि ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। जो कंस्ट्रक्टर ब्लॉक में जो लाइन है कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। ये वाली जो है ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, S1 डॉट डिस्प्ले, जो डिस्प्ले फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, उसको एक्सेस किया जा रहा है। S1 जो ऑब्जेक्ट है और जो मेंबर फंक्शन है उसके थ्रू उसका डेटा एक्सेस किया जा रहा है। तो S1 डॉट डिस्प्ले ये लाइन प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू
ए की वैल्यू कितनी है 5, जो कि ऊपर पास हुई थी, ये वाली वैल्यू ऊपर पास हुई थी। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हुआ डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया तो क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टर में लाइन लिखी हुई है कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड, तो ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ये आउटपुट आएगी। तो हमारा डिस्ट्रक्टर ऐसे वर्क करेगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हुआ जो डिस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो गया और ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। तो जो कंस्ट्रक्टर था वो क्या कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट बना रहा था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जा रही थी। लेकिन डिस्ट्रक्टर में जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसने जो मेमोरी एलोकेट की गई थी कंस्ट्रक्टर के टाइम वो रिलीज हो रही है, वो फ्री हो रही है। वो जो मेमोरी है वो यहाँ पे फ्री हो रही है और बाकी सारा सेम रहता है। सिर्फ ये होता है कि जो डिस्ट्रक्टर है उसके नेम के आगे टिल्ड का साइन लग जाता है और जो डिस्ट्रक्टर होता है उसमें पैरामीटर पास नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास हो सकते हैं। बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर जब तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। जब वो आउट ऑफ द स्कोप जा रहा है, ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं, तो अपने आप डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर के बारे में आज का लेक्चर। डिस्ट्रक्टर हमारा ओवर हो जाता है यहाँ पे।